हाय दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ कनेक्शन कवर कर लिए ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे कि डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, फिर ओपन डेल्टा और फिर जिगजैग वाले कनेक्शन भी। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना लास्ट कनेक्शन देखने वाले हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, जिसका की नाम होता है स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, इसको टी कनेक्शन भी बोला जाता है, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, थ्री फेज टू फेज कन्वर्जन। अब देखो, अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें थ्री फेज बैलेंस सप्लाई से एक टू फेज बैलेंस सप्लाई जनरेट करना है। अब बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती है? हम ये बोलते हैं फॉर एन फेज बैलेंस सिस्टम, एक एन फेज सिस्टम बैलेंस कब होता है? वोल्टेज मैग्नीट्यूड आर इक्वल फेज शिफ्ट। सभी फेज की वोल्टेजेस में फेज शिफ्ट इज 360 डिग्री बाय एन। लेकिन इस रूल की कंडीशन ये होती है, ओनली वैलिड इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी ये टू फेज के लिए नहीं चलता। टू फेज में क्या होता है? फॉर टू फेज सिस्टम मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन ठीक है, बट जो फेज शिफ्ट है, इस वाले रूल से जाओगे तो कितना मिलेगा? 360 बाई 2 यानी 180, बट यहां होता है 90 डिग्री। यानी टू फेज सिस्टम के लिए ये 360 बाई एन वाला रूल नहीं चलता। टू फेज के लिए बैलेंस सप्लाई तब बनेगी व्हेन फेज शिफ्ट विल बी 90 डिग्री। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि थ्री फेज सप्लाई से जब टू फेज सप्लाई जनरेट करनी है तो 90 डिग्री का शिफ्ट चाहिए। अब ये सोचो, तुम ये भी तो कह सकते हो भाई थ्री फेज के ही दो फेज यूज कर लो, जैसे ए बी सी तीन फेज है, इसमें से ए और बी यूज कर लो तो ये क्या हो गया? टू फेज। लेकिन ए और बी में कितना शिफ्ट है? 120 का। ठीक है, इसीलिए थ्री फेज के दो फेजेस का यूज करके एक बैलेंस टू फेज सप्लाई नहीं जनरेट हो सकती। तो एक पॉइंट ये लिखो, फॉर अ बैलेंस टू फेज सप्लाई, for a balanced two-phase supply, the phase shift between the two phases, must be 90 degree, so we cannot directly use two out of three phases of three-phase supply because they are shifted by 120 degree, and that will violate balancing condition. अब बात यह आती है कि जब हम थ्री फेज सिस्टम पे गए तो ये टू फेज की सप्लाई क्यों बनानी पड़ी? तो इसमें नेक्स्ट लिखना, एप्लीकेशंस ऑफ टू फेज सप्लाई। तो पहला एप्लीकेशन लिखो, सिंगल फेज आर्क फर्नेस। जब हम फर्नेसेस को चलाते हैं तो उसमें दो फेज से दो फर्नेस चला सकते हो, हर फेज पे एक फर्नेस को कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा लिखो, सिंगल फेज रूरल सप्लाई। ठीक है, रूरल एरियाज में जो सिंगल फेज सप्लाई देनी है वो भी थ्री फेज टू टू फेज कन्वर्जन से मिलेगी। अगला,
इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स, जो रेलवे में इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स यूज करते हैं वहां पे भी हम लोग 3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन पे जा सकते हैं। और लास्ट लिखना 2 फेज कंट्रोल मोटर, 2 फेज कंट्रोल मोटर। कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जिन्हें 2 फेज की सप्लाई चाहिए, यानी 2 वोल्टेजेस जो कि 90 डिग्री से शिफ्टेड हो, तब भी वहां पे भी क्या यूज होगा, स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है। स्कॉट कनेक्शन का काम क्या है, एक बैलेंस 3 फेज सप्लाई को लेके बैलेंस 2 फेज बनाएगा। बैलेंस 2 फेज का मतलब क्या है, जहां वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बराबर रहे और फेज शिफ्ट बने 90 डिग्री, वो है बैलेंस 2 फेज। और इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये मैंने 4 एप्लीकेशन आपको बताए हैं जो कि एक 2 फेज सप्लाई के एप्लीकेशन है। अब हमें देखना ये है कि ये काम होगा कैसे। ये चीज समझने के लिए हमें पढ़ना है स्कॉट कनेक्शन या टी कनेक्शन। अभी समझाता हूं इसको टी कनेक्शन क्यों बोलते हैं। जब स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये चीज अपने आप समझ आएगी। स्कॉट तो जैसे देखो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, अब टी जो है वो उसके स्ट्रक्चर से आया है। अब देखो इसमें करते क्या है, हमें 3 फेज सप्लाई लेनी है। तो इस तरह की हम सप्लाई लेते हैं, देखो बी और ये सी, तो 4 टर्मिनल आ गए ना 3 फेज के, ए न्यूट्रल बी और सी। अगर न्यूट्रल नहीं भी अवेलेबल है तो ए बी और सी। अब ये 2 ट्रांसफॉर्मर है सिंगल फेज के, इनकी एक एक सेकेंडरी होगी। ये हो गई एक सेकेंडरी और ये हो गई दूसरी सेकेंडरी। अब हमारे पास 2 फेज आ गए ना, सेकेंडरी साइड पे तुम 2 लोड लगा सकते हो, एक पहली सेकेंडरी के अक्रॉस और एक दूसरी सेकेंडरी के अक्रॉस। तो यहां पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 3 फेज की सप्लाई दी है और राइट हैंड साइड पे हमें 2 अलग अलग वोल्टेजेस मिल जाएंगी, 1 अक्रॉस ईच सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये जो ए वाला ट्रांसफॉर्मर होता है इसको बोलते हैं टीजर ट्रांसफॉर्मर, और ये जो नीचे वाला ट्रांसफॉर्मर होता है इसको बोलते हैं मेन ट्रांसफॉर्मर। तो यानी यहां 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स को जोड़ के हम स्कॉट कनेक्शन बनाने वाले हैं। इसी का ज्यादा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो ये हो जाता है ए, ये सी और ये बी। अब ऐसे ही यहां पे इनकी सेकेंडरी होती है, ये एक ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी और ये दूसरे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी। दोनों के क्रॉस क्या कर सकते हो ना, लोड दिखा सकते हो। ये मैंने दोनों के अक्रॉस एक एक लोड कनेक्टेड दिखा दिया। ये ज्यादा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखो यहाँ पे टी शेप बन रही है ना, ये उल्टा टी दिख रहा है, इसीलिए इसको टी कनेक्शन कह देते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाता है डी। डी जो होता है ना बी और सी का मिड पॉइंट हो जाता है। अब बात ये हमें करना है, सबसे पहले हम सप्लाई का फेजर डायग्राम बनाएंगे और फिर मैं सेकेंडरी साइड का बनाऊंगा। अब सप्लाई का फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, फेजर पहले लिख लेना, चाहे तो ये सब हेडिंग्स बना के लिख लेना, फेजर डायग्राम ऑफ सप्लाई।
ठीक है, सप्लाई का फेजर डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो 3 फेज का फेजर जब बनाओगे तो कुछ तो रेफरेंस भी मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया एज्यूम VAO या VAN एज रेफरेंस, ठीक है, यानी कि फेज वोल्टेज को रेफरेंस माना गया है। तो ये रहा VAO, VBO और VCO, ये बन गया 3 फेज का फेजर। अब इन तीनों की अगर लाइन वोल्टेज बनाई जाए तो AB कैसे बनेगा, A माइनस B, तो ये होगा VAB। BC कैसे बनेगा, B माइनस C, और CA कैसे बनेगा, C माइनस A। तो कुछ इस तरह का हमारा फेजर डायग्राम आ रहा है 3 फेज सप्लाई का। अब मैं ये पहला कनेक्शन रब कर दे रहा हूं, ठीक है, ये सेकंड वाला ज्यादा स्टैंडर्ड कनेक्शन है, इसमें वर्टिकल वाला ट्रांसफॉर्मर कहलाता है टीजर ट्रांसफॉर्मर और हॉरिजॉन्टल वाला है मेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन तुम्हें बताई है। तो ये वाला है टीजर ट्रांसफॉर्मर और ये नीचे वाला है मेन ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें देखो मैं क्या बता रहा था कि ये जो D होता है ये मिड पॉइंट होता है B और C का। D इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, B और C का मिड पॉइंट है D। तो अब अगर मुझे VBD चाहिए, VBD अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, VBC/2। अब VBC/2 देखो कैसे आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ना, और BC मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाया तो एंगल क्या लिखोगे, 0 डिग्री। तो ये हुआ VL/2 और इसका एंगल 0 डिग्री। ये बात क्लियर है, VL/2 एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। अब ऐसा आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेरे को यहां पे क्या पता है, VAB क्या है, VL एंगल 120। VBC क्या दिख रहा है, VL एंगल 0। देखो ये BC हॉरिजॉन्टल है ना, तो AB इससे 120 लीड कर रहा है, और ऐसी VCA क्या है, वो BC से 120 लैग करेगा। VL एंगल -120 यानी ये, ठीक है। अब मुझे ये जानना है ये AD कितना है, AD कैसे निकालोगे, मैं इसको लिखूंगा AB प्लस BD, ठीक है। BC का आधा है BD, AB कितना है VL एंगल 120 और BD कितना है VL/2 एंगल 0। कॉस साइन में एक्सपेंड कर लो, cos 120 माइनस हाफ साइन 120 √3/2। अब देखो ये टर्म कट गई ना, तो ये कितना बच गया, J 0.866 VL, यानी कि 0.866 VL एंगल 90 डिग्री। इस तरह से देखो मैंने यहां 90 डिग्री का एक एंगल जनरेट कर लिया कि इसमें जो वोल्टेज है वो है 0.866 VL एंगल 90, और मेन ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VL एंगल 0।
BC को मैंने 0 एंगल पे बनाया ना। अब देखो इससे हुआ क्या कि मेरे पास दो वोल्टेज आ गई, एक तो 0 डिग्री पे आ गई और एक 90 डिग्री पे आ गई। और इससे जब सेकेंडरी में कोई वोल्टेज इंड्यूस होगी उसका भी एंगल क्या होगा, उसका भी एंगल होगा या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री। और मेरा ऑब्जेक्टिव तो शुरू से यही था कि मुझे दो वोल्टेज बनानी है, जो एक 0 डिग्री पे आए तो एक 90 डिग्री पे, या दो वोल्टेजेस का फेज शिफ्ट क्या आना चाहिए, दैट शुड बी 90 डिग्री। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, द वोल्टेज अक्रॉस टीजर प्राइमरी, the voltage across teaser primary has a phase angle 90 degree. The voltage across teaser primary has a phase angle 90 degree, and the voltage across main primary, voltage across main primary has an angle 0 degree, has an angle 0 degree. Next point, for single phase transformer, the secondary phase voltage, for a single phase transformer the secondary voltage ही लिख लो बस, the secondary voltage will have the same phase as primary voltage, so the voltages across two secondary winding will be phase shifted by 90 degree, जब मैंने दोनों प्राइमरी में 90 का शिफ्ट प्रोड्यूस कर लिया तो दोनों सेकेंडरी में भी कितना शिफ्ट जनरेट कर लूंगा, 90 डिग्री। सिंपल है। लेकिन साथ ही साथ भाई कंडीशन ये भी तो है कि मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। अभी तक सिर्फ हम इतना इंश्योर किए हैं कि एंगल कितना बने 90, बट हमें क्या और इंश्योर करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए सेम। अब मैग्नीट्यूड भाई देखो डिपेंड करता है टर्न्स रेशियो पे, मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी टर्न्स रेशियो। तो अभी अपने पास दो वोल्टेज बनी है, देखो एक तो है VAD जो कि है 0.866 VL, और दूसरी प्राइमरी वोल्टेज है VBC जो कि है VL। इसी के करस्पॉन्डिंग जो सेकेंडरी वोल्टेज बनेगी वो ऐसे होगी, V2 टीजर का, V2 मेन का, फिर 90 डिग्री। 2 माने सेकेंडरी ना, सेकेंडरी टीजर का और सेकेंडरी मेन का। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है साथ साथ कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आए। ठीक बात है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमें सेम रखना है। तो अब इसके बाद एक पॉइंट और लिखो, फॉर बैलेंस्ड voltage across secondary, the magnitude of the two secondary voltages should also be equal, अब मान लो मेन ट्रांसफॉर्मर में टर्न्स हैं ऐसे N2 N1, तो मैं क्या कहूंगा V2M by V1M is N2 by N1। तो V2M कितना हो गया, मेन वाइंडिंग का प्राइमरी वोल्टेज, मेन वाइंडिंग का प्राइमरी ये रहा, इसका वोल्टेज कितना है VL, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि टीजर का सेकेंडरी भी इतना बने, तो टीजर का सेकेंडरी कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, लेकिन टीजर का प्राइमरी कितना है, ये है 0.866 VL। तो अगर इसका रेशो लोगे तो आएगा N2 by 0.866 N1।
यानी इसकी प्राइमरी में अगर n1 टर्न्स ले रहे हो तो इसकी प्राइमरी में कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे? 0.866 n1 और सेकेंडरी में n2। बात समझ आई? अगर तुम्हें सेकेंडरी साइड टीजर और मेन का वोल्टेज सेम चाहिए तो इधर अगर n2 बाय n1 टर्म्स है तो इधर कितना आ रहा है? n2 बाय 0.866 n1, यानी इसकी प्राइमरी में n1 तो इसकी में 0.866 n1। नहीं तो ऐसे सोचो कि अगर वोल्टेज जिस फैक्टर से स्केल हो रही है उसी फैक्टर से तुम टर्न्स को अगर स्केल कर दोगे तो वोल्टेज अपॉन टर्न्स क्या हो गया? कांस्टेंट। और जब वोल्टेज अपॉन टर्न्स कांस्टेंट होगा तो सेकेंडरी में सेम नंबर ऑफ टर्न्स लेने से सेम वोल्टेज जनरेट होगी। देखो बेसिक याद करो, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें हमने क्या बोला था? ईएमएफ पर टर्न से ईएमएफ पे आ सकते हैं कैसे? टर्न्स मल्टीप्लाई करके। तो मैं बोल रहा हूं टीजर के सेकेंडरी में भी n2 लो, मेन के सेकेंडरी में भी n2 लो। अब दोनों तरफ सेम वोल्टेज कब आएगी? टर्न्स तो सेम है, जब वोल्टेज पर टर्न भी क्या रहे? सेम। तो इधर VL है तो n1 है, इधर 0.866 VL है तो 0.866 n1। तो इसमें लिखना टू इंड्यूस same amount of secondary voltage to induce same amount of secondary voltage across main and teaser secondary winding the number of turns in teaser primary should be 0.866 n1 whereas number of turns in main primary is n1। दोबारा से रिकलेक्ट करते हैं अभी तक क्या क्या चीजें समझ आई। अभी तक ये बात समझ आई कि दो वोल्टेज बनने वाली हैं, मेन वाइंडिंग की वोल्टेज का एंगल 0, टीजर की वोल्टेज का एंगल 90। मेन वाइंडिंग का टर्न्स रेशियो अगर n1:n2 है तो टीजर का 0.866 n1:n2। अब देखो अगली बात ये आती है, अगर तुम्हें 4 वायर सप्लाई चाहिए, 3 फेज 4 वायर, तो चौथा टर्मिनल कौन सा होता है? न्यूट्रल। तो अब मैं यहां न्यूट्रल पता करना चाहता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन बना के लिख लेना भले ही। हाउ टू लोकेट द न्यूट्रल टर्मिनल ऑन प्राइमरी साइड। तो देखो न्यूट्रल में यहां कहीं बोल देता हूं कि भाई ये न्यूट्रल है। मुझे अभी लोकेशन नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि ये न्यूट्रल है। अगर 3 फेज 4 वायर सप्लाई होगी तो फेज से न्यूट्रल का वोल्टेज कितना होगा? VL/√3। और AD कितना है? अभी देखो निकाला था ना, √3/2 आया था। अब अगर मैं ये कहूं AN/AD, मैं डायरेक्ट रेशियो कैसे ले रहा हूं? AN भी इसी वाइंडिंग में, AD भी इसी वाइंडिंग में। जब दो वोल्टेज सेम वाइंडिंग में देखोगे तो उनका एंगल तो सेम रहेगा। भाई खुद सोचो ना, एक ही वाइंडिंग की दो वोल्टेज का एंगल अलग अलग नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट अगर रेशियो लोगे AN/AD तो ये आ जाएगा 2/3। यानी न्यूट्रल वाला जो टर्मिनल है ये ऊपर से 2/3 डिस्टेंस पे है, यानी यहां कितने टर्न्स हैं? 2/3 ऑफ द टोटल टर्न्स। तो नीचे कितने बचे? यहां बचे 1/3 ऑफ द टोटल टर्न्स। तो इसमें लिख लेना द न्यूट्रल पॉइंट इज लोकेटेड at 2/3 number of turns from the top of teaser primary,
अब चलो ये तो तुमने सिर्फ एन को देख के कह दिया, लेकिन क्या ये हर वोल्टेज के लिए होगा? भाई न्यूट्रल तो तब है ना जब ए एन भी वी एल बाय रूट थ्री हो, बी एन भी वी एल बाय रूट थ्री हो और सी एन भी वी एल बाय रूट थ्री हो। जब तीनों ही वोल्टेज या तीनों ही फेज वोल्टेज लाइन बाय रूट थ्री होंगी तब हम उसे न्यूट्रल कह सकते हैं, किसी एक वोल्टेज से नहीं। अब देखो मैंने ये बोला ना यहां 1/3 नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी n से d तक ओवर टोटल कितना है 1/3। मेरी बात क्लियर है? अगर ऊपर से n तक 2/3 है तो n से d तक कितना है 1/3। अब मान लो मुझे bn निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं bd प्लस dn। ठीक है, bd अभी हमने लिखा था, देखो bd था bc से आधा VL/2 एंगल 0 और dn होगा nd से उल्टा। nd कितना होगा AD का 1/3। मेरी बात समझ आई? देखो nd अपॉन AD कितना है 1/3, AD कितना है √3/2 VL और AD का एंगल अभी हमने निकाला था 90, यानी ये कितना हो गया VL/2, ये कॉमन ले लो 1 प्लस j/√3। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और एंगल की बात करें तो एंगल कितना होगा 1 प्लस 1/3 4/3, ये बन गया। ये भी देखो VL/√3 आ गया। ऐसे ही अगर CN भी चेक करना चाहते हो इसको लिखोगे CD प्लस DN। अब CD कितना होगा, CD होगा CB से आधा। अब देखो जब तुमने BC लिखा था 0 तो CB कितना होगा, और D तो मिड पॉइंट है ना, तो D अगर मिड पॉइंट है तो CB से आधा होगा। CB से आधा होने का मतलब माइनस VL/2 एंगल 0 और DN तो अभी हमने लिखा ही है 1/3 ऑफ AD। DN है 1/3 ऑफ AD। ठीक है, एक सेकेंड, लेकिन DN था ना तो उल्टा लेना पड़ेगा, ND से उल्टा लेना पड़ेगा तो यहां -30 आएगा, उल्टा लेना पड़ेगा। तो इसमें माइनस VL/2 कॉमन आ गया 1 प्लस j/√3। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा VL/√3। ठीक है, और एंगल 30 और 180 -150। ठीक है, तो ये देखो तीनों वोल्टेजेस बैलेंस आ गई। यहां पे VAN हमारा मिल गया VL/√3, VBN मिल गया हमें VL/√3, VCN भी मिल गया VL/√3। तो तीनों वोल्टेज बैलेंस आ रही हैं, इसीलिए ये करेक्ट पोजीशनिंग है न्यूट्रल की। लेकिन देखो इसमें ये मत सोचना इतना सब तुम डिराइव कैसे करोगे, अगेन डरने वाली बात नहीं है। बात याद रखने वाली इतनी है कि न्यूट्रल जब टीजर के टॉप से देखोगे तो 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स पे न्यूट्रल लोकेटेड होता है। ये तो बस मैंने ये प्रूफ किया है कि जो पॉइंट मैंने 2/3 नंबर ऑफ टर्न्स पे लिया था वो न्यूट्रल ही था। मैंने देखो शुरुआत कैसे की, दोबारा समझा देता हूं डेरिवेशन। मैंने बोला कि न्यूट्रल मैंने टीजर में कहीं मान लिया n। अब मुझे पता है an कितना होना चाहिए VL/√3, जबकि AD कितना था √3/2 VL। तो दोनों का रेशियो लिया तो कितना आ गया 2/3। तो मैंने बोला AN अपॉन AD 2/3 है। जब वोल्टेज 2/3 हो गई तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे 2/3। नीचे कितने बचेंगे 1/3, इसलिए नीचे वाली वोल्टेज टोटल से कितना है 1/3। और फिर मैंने KVL लगा के ये प्रूव कर दिया कि यही पॉइंट न्यूट्रल का काम करेगा। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम को हम क्लियर कर लेते हैं।
वरना काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमें समझ क्या क्या चीजें आ चुकी, ये है सी, ये है बी, ये है न्यूट्रल और ऊपर है अपना ए। और क्या क्या चीजें क्लियर हैं भाई? देखो मैंने इसकी वोल्टेजेस निकाल के बता दी हैं। टीजर की वोल्टेज का एंगल 90, वोल्टेज 0.866 VL होती है, इसीलिए टर्न्स भी कितने होते हैं 0.866 N1। और इसके अंदर मैं लिख भी देता हूं यहां पे, हमें बस याद क्या रखना है, VAN/VAD इज 2/3, ऊपर से 2/3 नंबर ऑफ टर्न्स पे आता है। तो देखो अभी तक जितनी भी बातें हुई सारी किसकी हुई, वोल्टेज की। अब मैं इसके बाद डिस्कस करना चाहता हूं करंट्स के बारे में। ठीक है, मुझे करंट्स के बारे में डिस्कस करना है। अगर करंट की बात करें तो याद करो मैंने बेसिक ट्रांसफार्मर में भी क्या बोला था, वोल्टेज हमेशा जाती है प्राइमरी से सेकेंडरी और करंट हमेशा आता है सेकेंडरी से प्राइमरी। इसीलिए सेकेंडरी का करंट पहले मानना पड़ेगा। ये मान लो डॉट्स में दिखा देता हूं। अब सेकेंडरी में मान लो यहां से करंट लीव कर रहा है I2 टीजर और यहां से आ गया IA, यहां से लीव कर रहा है I2 मेन और फिर यहां से क्या आ गया IBC। ठीक है, अब क्या करोगे, IA/I2 टीजर, करंट्स का जो रेशियो होता है टर्न्स रेशियो से उल्टा होता है, N2/0.866 N1, यानी ये जो IA आएगा 1/0.866 ना 1.15 होता है। ये बनेगा। ऐसे ही दूसरे ट्रांसफॉर्मर के लिए IBC/I2 मेन, तो ये भी टर्न्स रेशियो से उल्टा चलेगा N2/N1, तो IBC कितना हो गया N2/N1 I2 मेन, ये आ गया IBC। अब ये जो IBC करंट है ना, एक्चुअल में लूप करंट है, ऐसे ये सिर्फ इस लूप में फ्लो करता है IBC। ये इस ट्रांसफॉर्मर का करंट है ना, इस वाइंडिंग के अंदर ये फ्लो करेगा IBC। मेरी बात क्लियर हुई? यहां तक ये करंट्स क्लियर है। अब देखो जनरलाइज करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम, जरूरी नहीं है, देखो ये सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1:1, तो IA कितना हुआ 1.15 I2 टीजर और IBC कितना हुआ I2 मेन। ये दो करंट्स जनरेट हो गए। अब देखो जो ऊपर वाली टीजर की प्राइमरी है उसमें करंट कितना है IA, और मेन की प्राइमरी में सर्कुलेट करने वाला लूप में घूमने वाला करंट कितना है IBC। लेकिन अगर मुझे थ्री फेज सप्लाई के करंट चाहिए, थ्री फेज सप्लाई के करंट का मतलब है IBC ऐसे लूप में ही दिखा दो कि मुझे ये चाहिए कि यहां IB कितना एंटर हो रहा है और यहां से IC कितना एंटर हो रहा है, ये मुझे जानना है। अब ऊपर से देखो आया IA क्या होगा ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर से आने वाला करंट ऐसे चला जाता है IA/2 और ऐसे इधर भी चला जाता है IA/2। अब देखो ये जो मेन वाली वाइंडिंग है ना, इसके अंदर दो करंट्स हो गए, एक तो ये सर्कुलेटिंग हो गया IBC और ये जो IA डिवाइड हो रहा है IA/2 और IA/2। तो अब अगर मैं कहूं IB बताओ, IB अगर KCL लगाते हो तो देखो IBC भी ऐसे ही जा रहा है और IA/2 उल्टा आ रहा है, तो ये हुआ IBC माइनस IA/2। ऐसी अगर IC की बात करो, ये करंट लेफ्ट में जा रहा है IBC, IA/2 भी लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन IC किधर आ रहा है राइट में,
तो अगर केसीएल लगाओगे तो आईसी होगा माइनस आईबीसी माइनस आईए बाय 2। तो ये दोनों करंट आ गए हमारे केसीएल से। अब देखो दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि जब मैंने रेफर किया करंट, तब मैंने उसे आईबीसी बनाया, तब मैंने इस आईए बाय 2 का कुछ नहीं किया। उसका सिंपल सा रीजन समझो, आईए बाय 2 आधी वाइंडिंग में राइट जा रहा है, आधी वाइंडिंग में लेफ्ट जा रहा है। तो आईए बाय 2 का, ध्यान से सुनना, आधी वाइंडिंग में राइट, आधी में लेफ्ट, तो आईए बाय 2 का जो एमएमएफ बनेगा वो बनेगा 0। और ये करंट रेफरल की कंडीशन कहां से आई है? याद करो, ये हमने हमेशा से डिराइव करी थी एमएमएफ बैलेंसिंग से। याद है? एमएमएफ बैलेंस करके ही तो बोला था N1 I1 शुड बी इक्वल टू N2 I2। तो यही बात तो मैं अभी भी कह रहा हूं। मैं सिंपल सी चीज क्या बोल रहा हूं कि आईए बाय 2 वाइंडिंग के आधे आधे हिस्से में अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहा है, तो उसका नेट एमएमएफ क्या बन रहा है? 0। तो वो एमएमएफ बैलेंसिंग का तो हिस्सा बना ही नहीं। और अगर वो एमएमएफ बैलेंसिंग का हिस्सा नहीं बना, तो एमएमएफ बैलेंसिंग में सिर्फ कौन सा करंट आएगा? आईबीसी। तो इसमें लिखना आईए बाय 2 does not appear, IA by 2 does not appear while referring the current of main transformer. IA by 2 does not appear while referring the current of main transformer because IA by 2 flows in opposite direction, because IA by 2 flows in opposite direction in two halves of main primary winding, so its net MMF contribution is 0 and hence does not appear in MMF balancing, ठीक है भाई? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं। पॉइंट्स सबसे पहले ये याद रखने हैं, आगे हम फेजर पे आ रहे हैं, तो एक बार मैं समराइज करा देता हूं पॉइंट्स। पहला है टर्न्स रेशो, टीजर में होता है 0.866 N1 is to N2 और मेन में होता है N1 is to N2। दूसरा, टीजर की प्राइमरी वोल्टेज और मेन की प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, बाकी इसको रेफर कर सकते हो। थर्ड, टीजर का प्राइमरी करंट और मेन का प्राइमरी करंट इसके बाद ए फेज का करंट इस करंट को आईबीसी भी बोल देते हैं, बी फेज का करंट सी फेज का करंट ठीक है। इतनी बातें ओवरऑल तुम्हें पता होनी चाहिए इन केस ऑफ स्कॉट कनेक्शन। ये 4 पॉइंट्स अगर तुम्हें पता हैं तो तुम इस पे बेस्ड हर क्वेश्चन, हर फेजर डायग्राम बना सकते हो। तो सबसे पहला केस लिखना, केस 1 बैलेंस्ड लोडिंग
केस 1 बैलेंस्ड लोडिंग। बैलेंस लोडिंग के अंदर भी फर्स्ट लिखो रेजिस्टिव लोड। फर्स्ट वन रेजिस्टिव लोड। अब रेजिस्टिव लोड की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले मेन की मैंने वोल्टेज बना ली, सॉरी टीजर की, V1 टीजर और V1 मेन। इसी के सेम फेज में क्या आएगा, टीजर की सेकेंडरी वोल्टेज और मेन की सेकेंडरी वोल्टेज। अब लोड रेजिस्टिव है तो ये होगा I2T और I2M। लेकिन बैलेंस सिस्टम की बात कर रहे हो तो ये दोनों करंट ही बराबर होंगे। अब इसको जब प्राइमरी में रेफर करोगे तो I1 टीजर बनेगा और दूसरा करंट रेफर होके बनेगा, इसी को IA भी कहते हैं। दूसरा करंट रेफर होके बनेगा IBC। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे IB चाहिए, दैट इज IBC माइनस IA/2। माइनस IA/2 के लिए IA का उल्टा बनाओगे तो यहां से जो करंट आएगा ये हो गया IB। ऐसी C के लिए IBC का भी उल्टा चाहिए, और IA/2 का भी उल्टा चाहिए। ठीक है, और ये आ गया IC। बात क्लियर हुई। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, प्राइमरी वोल्टेज, उसी के सेम फेज में बनी सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज से मैंने बनाया करंट बेस्ड ऑन लोड, उससे बना प्राइमरी करंट, और फिर प्राइमरी के टर्मिनल्स के करंट मैंने निकाले, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, क्या ये IA, IB और IC तीनों बैलेंस्ड हैं? ये जानकारी हम लेना चाहते हैं। अब देखो मैं ये IA की अगर बात करूं तो IA अभी मैंने लिखा है ना वहां पे, I1 टीजर जो है वो IA ही है, 1.155 एक्चुअल में 2/√3 N2/N1। I2 टीजर माने I2। IBC कितना है, N2/N1 इंटू I2। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या ये सिस्टम बैलेंस्ड है। इस सिस्टम की बैलेंसिंग कैसे चेक करोगे, ये करंट के मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल के। देखो सबसे पहले अगर मैं IB निकालूं, वो है IBC। IBC हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल माने एंगल 0, माइनस IA/2। IA/2 कितना हो जाएगा, और डाउनवर्ड्स है ना, डाउनवर्ड्स माने एंगल -90। तो ये तो देखो कॉमन ही ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 1 + 1/3, ये बना 2/√3। सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं भाई, ये बन गया। अब IC देखो, IC में है माइनस IBC। अगर IBC हॉरिजॉन्टल है, माइनस IBC लेफ्ट में जा रहा है, माइनस IBC लेफ्ट में जा रहा है, तो IBC का नेगेटिव होगा। ठीक है, और फिर IA/2 नीचे की तरफ, IA/2 यानी कि 1/√3 N2/N1 I2 एंगल -90। ये बात क्लियर हो रही है। मैं 1/√3 कैसे लिख रहा हूं, IA में 2/√3 है, इसका आधा लेना है, कितना बनेगा 1/√3। IA ऊपर की तरफ तो 90, माइनस IA/2 नीचे की तरफ तो -90। ये वाली जो एक्सिस है ना, ये 0 डिग्री की है,
और ये वाली जो एक्सिस है ये 90 डिग्री की है। फिर से देखो, इसमें n2/n1 I2 कॉमन आ गया, -1 - j/√3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैग्नीट्यूड और एंगल अगर निकाल लोगे तो देखो सबका मैग्नीट्यूड तो इतना ही आ रहा है, देखना जरा। मैग्नीट्यूड इतना ही आ रहा है। ये करंट आया -30 पे और ये -150 पे, और ये है 90 पे। 90 से -30 120 का शिफ्ट, -30 से -150 अगेन 120 का शिफ्ट। यानी ये जो तीनों थ्री फेज के करंट आए हैं, ये तीनों ही करंट्स हमारे बैलेंस्ड आए हैं। बात मेरी क्लियर हुई? तीनों करंट हमारे बैलेंस बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस लोड अगर सेकेंडरी पे कनेक्ट करोगे तो प्राइमरी में भी बैलेंसिंग ही मिलती है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, फॉर बैलेंस्ड लोड अक्रॉस सेकेंडरी, for balanced load across secondary, the primary currents are also balanced. The primary currents are also balanced. अब बात कर लेते हैं पावर फैक्टर की। देखो टीजर की जो वोल्टेज है और टीजर का जो प्राइमरी करंट है ये किस पे है? दोनों सेम फेज में है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये वाला भी पॉइंट लिखो, इफ लोड हैज यूनिटी पावर फैक्टर, if load has unity power factor, the primary of teaser transformer, the primary of teaser transformer operates at UPF. The primary of teaser transformer operates at UPF. लेकिन अब देखो एक्चुअल में अगर VBD की बात होती तो ये हो जाता VBD, और VCD की बात होती तो उल्टा होता। VBD जो है VBC से आधा था ना, ये V1M एक्चुअल में है क्या? ये VBC है। तो V1M VBC है तो VBD उससे आधा था, ये था VBC/2, ठीक है। और VCD कितना था? ये था VCB/2, तो उल्टा चलेगा। तो VCD से IC 30 डिग्री लीड कर रहा है और VBD से IB 30 डिग्री लैग कर रहा है। यानी मेन ट्रांसफॉर्मर का BD वाला पोर्शन लैगिंग पावर फैक्टर पे चल रहा है और CD वाला पोर्शन लीडिंग पे। तो अगला पॉइंट ये लिखो, फॉर यूपीएफ लोड 1/2 of the main transformer winding, 1/2 of the main transformer winding operates at 1/2 of the main transformer winding operates at cos 30 lagging power factor, cos 30 lagging power factor, and the other half operates at cos 30 leading power factor. Other half operates at cos 30 leading power factor. ये मेरी बात समझ आई? मेन वाइंडिंग की प्राइमरी वोल्टेज VBC है, तो VBD उसका मिड पॉइंट था तो आधी होगी, लेकिन CD अगर देखोगे उसके लिए CB लेना पड़ेगा। तो BC अगर राइट में है तो CB लेफ्ट, तो उसका आधा भी लेफ्ट आएगा। तो CD जो है VCB/2 है और BD जो है VBC/2 है। यानी एक आधा हिस्सा लैगिंग पे और आधा हिस्सा लीडिंग पे। अब अगला लिखना बैलेंस लोड के केस में ही, सेकंड लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ठीक है। अब लैगिंग पावर फैक्टर में क्या करना है, देखो फिर से पहले प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज बना लेते हैं। ये हुई प्राइमरी वोल्टेज V1T, ये एक्चुअल में VAD। फिर ये हुई मेन की प्राइमरी V1M यानी
BC। इसी के सेम फेज में सेकेंडरी की वोल्टेज आएंगी V2 टीजर, V2 मेन। तो पहले वोल्टेज बना ली प्राइमरी की, उससे सेकेंडरी की। अब सेकेंडरी में जो लोड लगा है वो लैगिंग पावर फैक्टर का है, तो यह है I2T। बैलेंस्ड है ना, तो दोनों के लोड एग्जैक्टली सेम होंगे। I2M, इसका भी करंट सेम होगा और ये भी वोल्टेज से फाई एंगल लैग करेगा। अब I2T से हम बनाएंगे I1T, ये बनाएंगे ना, तो सेम फेज में तो आएगा। जो कि है एक्चुअल में IA, ये लैग करेगा फाई एंगल। फिर हम बनाएंगे I2M से I1M, जो कि है एक्चुअल में IBC, ये भी फाई एंगल लैग करेगा। अब IB बनाने के लिए IBC माइनस IA/2 करोगे, तो ये हुआ माइनस IA/2, तो ये हुआ IB। IC बनाने के लिए माइनस IBC करोगे पहले, तो ये हुआ माइनस IBC और फिर माइनस IA/2। थोड़ा इसको ऊपर ले लो, तो ये आ गया IC। अब अभी मैंने बताया था VBC के सेम फेज में VBD और VCD इससे जस्ट उल्टा, ठीक है। अब ये वाला एंगल होता है फाई और ये एंगल है 30, ठीक है। और ये एंगल फाई और ये वाला एंगल 30, पहले की तरह 30 लिख दिया है, चाहे तो डिराइव भी कर सकते हो, तो ये एंगल 30 आ जाएगा। अब देखो VBD से IB, पहले टीजर की बात कर लेते हैं। I1T लैग्स V1T बाय फाई, यानी कॉस फाई लैगिंग। फिर IB लैग्स VBD, कितने से लैग कर रहा है भाई, देखना जरा, VBD ये रहा और IB ये रहा, बाय 30 प्लस फाई, यानी इसका पावर फैक्टर क्या हुआ, cos 30 प्लस फाई लैग। और ऐसे ही देखो IC भी लैग कर रहा है, IC लैग्स VCD बाय, कितने एंगल से लैग कर रहा है, वो ये छोटे वाला एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये छोटा सा एंगल क्या है, फाई माइनस 30। या उल्टा भी लिख सकते हो, कैसे, IC लीड्स VCD बाय 30 माइनस फाई। अगर 5 माइनस 30 लैग है तो 30 माइनस 5 लीड होगा, तो पावर फैक्टर cos 30 माइनस 5 लीड। लेकिन ये कब तक चलेगा, 5 लेस देन 30 पे और 5 ग्रेटर देन 30 पे वो लीड की जगह लैग बन जाएगा। तो एक चीज देखो, जैसे ओपन डेल्टा के अंदर दो ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर आए थे, एक का आया था cos 30 प्लस 5 लैग और एक का आया था cos 30 माइनस 5 लीड। सेम पावर फैक्टर यहां आ रहे हैं, लेकिन किसके, मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के दो हिस्सों के। टीजर का पावर फैक्टर वही है जो लोड का है, बट मेन वाइंडिंग में आधे का cos 30 प्लस 5 लैग और आधे का cos 30 माइनस 5 लीड। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, टीजर ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज ऑपरेट्स, टीजर ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज ऑपरेट्स at the same power factor, at the same power factor as the load, at the same power factor as the load,
but one half of main transformer operates at cos 30 plus phi lagging and other half at cos 30 minus phi leading, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट हम लोग डिराइव कर रहे हैं, दैट इज, पहले एक लास्ट से पहले ना एक केस लिख लो, अनबैलेंस्ड लोड। अब अनबैलेंस लोड में क्या होगा, देखो कॉन्सेप्ट इतना ही रहने वाला है। फिर से पहले मेन वाइंडिंग की वोल्टेज, सॉरी टीजर की वोल्टेज VAD, फिर मेन की वोल्टेज जो कि है VBC, इससे सेकेंडरी वोल्टेज बनेंगी V2 टीजर और V2 मेन। अब अगर लोड अनबैलेंस है तो करंट बैलेंस्ड हो ऐसा नहीं होगा, करंट अनबैलेंस हो सकते हैं। यानी जैसे मान लो ये है I2 टीजर एट एन एंगल फाई 1 और दूसरा है I2 मेन एट एन एंगल फाई 2। अब क्या करें, अब क्या करोगे, IA निकालोगे जो कि है I1 टीजर, तो ये कितना होता है N2 बाय 0.866 N1 I2 टीजर, और इसका एंगल कितना होगा भाई, देखो ये एंगल 90 है ना, 90 से फाई 1 कम। ऐसे ही IBC निकालोगे, IBC कैसे निकलेगा, N2 बाय N1 I2 मेन, और इसका एंगल कितना होगा, ये 0 डिग्री है, 0 से फाई 2 नीचे माइनस फाई 2, ये दोनों फेजर आ गए। अब हम ये तीनों करंट्स निकाल सकते हैं, IA, IB और IC। इसके लिए अलग से फेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे ना, अगर कोई कन्वेंशनल पेपर दे रहे हो तो वो अनबैलेंस लोड का ही आने वाला है। तो अनबैलेंस लोड में क्या करोगे, पहले सेकेंडरी वोल्टेज निकालोगे, उससे सेकेंडरी के करंट्स आएंगे, उसको रेफर करके प्राइमरी में लाओगे, और उसके बाद इस इक्वेशन से प्राइमरी के तीनों वायर्स के करंट निकालोगे, IA, IB और IC। ठीक है, बस इतना प्रोसेस करना है, पूरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमने लैगिंग लीडिंग वाला पावर फैक्टर लिखा है, मैं यहां पे लिख देता हूं पांचवा पॉइंट, cos phi फॉर टीजर, cos 30 प्लस phi लैग, और cos 30 माइनस phi लीड, ये दोनों किसके हैं, मेन के। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है पावर फैक्टर वाला, ये सिर्फ किस में चलाना है, बैलेंस लोडिंग में। ठीक है, इस टाइप का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको सिर्फ बैलेंस लोडिंग तक रखना, इसके आगे नहीं। अब लास्ट लिख लेना, कैपेसिटी ऑफ स्कॉट कनेक्शन, कैपेसिटी ऑफ स्कॉट कनेक्शन, कैपेसिटी माने इसकी केवीए निकालना है। अब देखो, अगर बैलेंस सिस्टम की बात करें तो मेन हो या टीजर, सेकेंडरी की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, V2, सेकेंडरी की करंट रेटिंग मान लो I2, तो सेकेंडरी VA रेटिंग कितनी हो गई, V2 इंटू I2, मेन और टीजर दोनों के लिए।
क्योंकि इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग तो आइडेंटिकल बनाई हुई ना, दोनों में N2 टर्न्स है, तो उसकी वोल्टेज रेटिंग V2 और करंट रेटिंग I2। तो ये तो सेकेंडरी की VA रेटिंग हो गई। अब मुझे प्राइमरी की VA चाहिए, तो पहले टीजर की बात कर लेते हैं। टीजर प्राइमरी वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, तो कैसे निकालोगे? रेफर करोगे ना सेकेंडरी वोल्टेज को। और प्राइमरी की करंट रेटिंग कैसे निकालोगे? करंट रेटिंग में उल्टा रेशियो लोगे रेफर करने के लिए। तो प्राइमरी की VA रेटिंग कैसे आएगी? दोनों के प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में टर्न्स रेशियो कट जाएगा, ये आएगी V2I। तो टीजर में तो सही है भाई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के कायदे से दोनों तरफ VA क्या आना चाहिए? सेम। तो सेकेंडरी का अगर V2I2 आ रहा है तो प्राइमरी का भी क्या आ रहा है? V2I2। अब मेन पे आता हूं। मेन में बताओ मुझे प्राइमरी की वोल्टेज रेटिंग क्या आएगी? जितना डेटा तुम्हें चाहिए ना सारा यहां लिखा है। मेन का टर्न्स रेशियो क्या है? N1:N2 है ना, तो प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग क्या बनेगी? N1/N2 इंटू V2। अब बात है प्राइमरी करंट रेटिंग। अब देखो ये काम सीधा रेफर से नहीं आएगा, ये वाला पैरामीटर सीधा रेफरल से नहीं आएगा, ठीक है? ये बात दिमाग में बिठा लो, रेफरल से नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है क्यों? क्यों नहीं आएगा भाई? उसका रीजन है कि रेफरल से जो करंट आता है वो IBC होता है, लेकिन वाइंडिंग में जाने वाला करंट होता है IB और IC, जिसमें एक कंपोनेंट आता है IA/2 का भी। वाइंडिंग में IBC फ्लो नहीं कर रहा, IBC तो मैश करंट है। वाइंडिंग में एक तरफ से जा रहा था IBC माइनस IA/2, एक तरफ से माइनस IBC माइनस IA/2। यानी प्राइमरी की करंट रेटिंग कौन सी होगी? IB या IC, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड IA के बराबर था। बैलेंस लोड में दोनों IA के बराबर ही तो थे भाई, कि नहीं थे? थे ना? ऐसा मत सोचो रेफर करके सीधा निकाल दोगे, रेफर करके मैश करंट आएगा। मुझे वाइंडिंग की करंट रेटिंग चाहिए। वाइंडिंग के अंदर जो करंट है वो है IB या IC, और बैलेंस कंडीशन में दोनों किसके बराबर हैं? IA के। IA तो ये लिखा था, तो मैंने यही लिख दिया। तो अब मैं लिखता हूं कि प्राइमरी की VA रेटिंग क्या होगी। अब देखो यहां से N1 N2 तो कट गए, V2I2 बाय यानी 1.155। अब यहां दिक्कत आ गई, देखो मेन वाइंडिंग की प्राइमरी रेटिंग है 1.155 V2I2 और सेकेंडरी है V2I2, तो VA ही डिफरेंट आ गया तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी का। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी का कभी भी एपरेंट पावर की रेटिंग, एपरेंट पावर अनइक्वल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एपरेंट पावर बराबर है, बट जो रेटिंग है यानी जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो अलग अलग है। सेकेंडरी कितना झेल सकता है? V2I2। प्राइमरी कितना झेल सकता है? 1.155 V2I2। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, मेन ट्रांसफॉर्मर की VA रेटिंग जब अलग अलग आए ना दोनों साइड पे, तो क्या करते हैं? एवरेज। एवरेज कैसे लोगे? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 1.078 V2I2, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट लिखना, द VA रेटिंग of primary and secondary winding, the VA rating of primary and secondary winding of main transformer is different. So VA rating is taken as
So VA rating is taken as average of the two. Average of the two. अब आती है बात यहां निकालने की ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मैंने क्या बोला था कि कितना तुम यूज कर रहे हो और कितना अवेलेबल है। यूज्ड VA बाय रेटेड VA। यूज कितना किया, मेन में भी V2I2 और टीजर में भी V2I2, तो 2V2I2। अवेलेबल कितना था, टीजर में था V2I2 और मेन में आया है 1.078 V2I2। ठीक है, ये किसका है, टीजर, और ये किसका है, मेन। तो जब रेशो निकालोगे ना, इसका रेशो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं, इसका रेशो आएगा 0.9625 और 96.25%। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। तो जब कभी दोनों साइड की VA रेटिंग अलग अलग आएगी तब दोनों का एवरेज लोगे। अब देखो बहुत बार क्या करते हैं कि इतना टेंशन कौन ले कि प्राइमरी टीजर की अलग से बनाई जाए। टीजर की प्राइमरी अगर अलग से नहीं बनाना चाहते, मेन जैसा ही बनाना चाहते हो, तब क्या करते हैं, तो इसमें लिखना इफ टीजर प्राइमरी has n1 number of turns, if teaser primary has n1 number of turns, same as main primary, then we only use 0.866 N1, we only use 0.866 N1 number of turns, 0.866 N1 number of turns। यानी देखो प्राइमरी में भी अगर टीजर में भी N1 है तो यूज पूरे मत करना, यानी ये जो ए वाला टर्मिनल है ये सीधा ऊपर मत लगाओ, ए वाला टर्मिनल नीचे से कहां पे लगाओ, 0.866 N1 पे। तो यूज तो 0.866 N1 ही कर रहे हो, जबकि अवेलेबल कितने हैं, N1। इस केस में TUF चेंज हो जाएगा, तो इसमें लिखना इन दिस केस TUF will change, in this case TUF will change। अब वो कैसे भाई, यूज्ड VA अभी भी सेम रहेगा 2V2I2, चेंज टीजर किया है ना, तो मेन वाले का रिजल्ट तो सेम रहेगा। अब आ जाओ टीजर पे। टीजर में प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग, अब देखो पूरे N1 टर्न्स अवेलेबल हैं, तो प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, N1/N2 इंटू V2, और प्राइमरी करंट रेटिंग टीजर के अंदर, करंट रेटिंग तो रेफर करके ही आती है, तो ये कितनी आई थी, देखो यहां पे लिखी है ना, ये रही N2/N1 इंटू 0.866 नीचे इंटू I2, तो प्राइमरी VA रेटिंग कितनी हो गई, N2/N1 तो कट गया, अब देखो इसके साथ भी मेन वाला ही केस हो गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी की VA रेटिंग मैच नहीं कर रही। तो अगर मैं कहूं टीजर की VA रेटिंग कैसे निकालोगे जब प्राइमरी सेकेंडरी की मैच नहीं कर रही, तो एवरेज से निकालोगे, V2I2 प्लस 1.155 V2I2 बाय 2, ये भी आ जाएगा 1.078 V2I2। मेरी बात समझ आई।
अगर पूरे N1 टर्न्स हैं तो वोल्टेज तो सेम आएगा, लेकिन यूज तो इतने ही टर्न्स किए हैं ना। यूज अगर इतने टर्न्स किए तो जब करंट को रेफर कर रहे हो तो सिर्फ इतने ही टर्न्स का यूज करोगे। ये वाले जो टर्न्स हैं, इन टर्न्स के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रेजेंट है। बट टर्न्स होने की वजह से उनके अक्रॉस वोल्टेज तो है, तो वोल्टेज रेटिंग में काउंट होगा। बट करंट रेटिंग में क्यों काउंट नहीं हुआ? क्योंकि ये टर्न्स कोई करंट नहीं ले जा रहे, तो एमएमएफ बैलेंसिंग के हिसाब से इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बात समझ आ रही है? N1 पूरे टर्न्स हैं, यूज कम किए हैं, तो जो यूज किए करंट सिर्फ उनमें है, तो करंट रेफर करते हुए उतने ही टर्न्स का यूज किया। लेकिन वोल्टेज सब में है, भले ही वो ओपन सर्किट हो। वोल्टेज ओपन सर्किट में एग्जिस्ट करती है, तो वोल्टेज को रेफर करने में किसका यूज किया? N1 का। अब अगर TUF की बात करें भाई, देखो अवेलेबल तो 2V2 सॉरी यूज तो 2V2I2 है, अवेलेबल टीजर में भी 1.078 V2I2 है और मेन में भी 1.078 V2I2 है। अगर इसका रेशियो लोगे तो ये आएगा 0.928 या 92.8%। यानी सेम नंबर ऑफ टर्न्स लेके चलोगे तो TUF कम आता है, और अगर उसमें टर्न्स लेते हो 0.866 N1 तो TUF आता है 96.2%। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज TUF की हैं। इस पे क्वेश्चन आने का चांस कम है, फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना है तो दोनों वैल्यूज याद रख सकते हो। ज्यादा स्टैंडर्ड ये है, अगर दोनों वैल्यूज में से चूज करना पड़े ना तो ये वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वाइंडिंग बनाना ना थोड़ा टिपिकल काम है, तो हम क्या करते हैं, मेन और टीजर ट्रांसफॉर्मर एक ही तरह से बनते हैं, बस यहां पे टैपिंग जो है वो 0.866 N1 पे दे देते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया अगर इतना याद रखते हो तो हर क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। स्कॉट कनेक्शन का अगेन फेजर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। फेजर्स का यूज होगा लेकिन न्यूमेरिकली, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इस पे भी कमांड आ जाएगा। और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पे बेस्ड कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर वाला हमारा सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। अब आगे हम लोग अदर टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे पैरेलल ऑपरेशन और हार्मोनिक्स। ठीक है, ये सब आगे।